یہ जेल भारत के जनूबी सूबे केरल का इलाका है। ये लोग कन्नड़ जबान बोलते हैं। इसकी मशरकी जानिब सूबा तमिलनाडु है जिसका सदर मकाम मद्रास है। इसके ऊपर कर्नाटका का सूबा है जिसका दारुल हुकूमत बेंगलोर है। भारत की इस जनूबी तिकोन की दोनों जानिब समंदर है। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बूढ़े विक्टर ने इमरान से सवाल किया, अगर फर्ज कर लिया जाए कि तुम्हें कोई ऐसा फार्मूला बता दिया जाए जिसकी मदद से तुम आदमखोर शार्क मछलियों और मगरमच्छों से महफूज रह सको, तो ये बताओ कि तुम अपनी सलाखों वाली कोठरी से निकलोगे कैसे और समंदरी खाड़ी तक कैसे पहुंचोगे। इमरान को कुछ उम्मीद की हल्की सी रोशनी नजर आने लगी। उसने कहा, वो मैं अभी किसी को नहीं बता सकता कि मैं अपनी कोठरी से निकलकर समंदरी खाड़ी तक कैसे पहुंचूंगा, लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूं कि मैं अपनी फांसी की कोठरी से निकल आऊंगा। आप मुझे वो फार्मूला बता दें जिससे मैं शार्क मछलियों और मगरमच्छों के हमले से महफूज रह सकता हूँ। बूढ़े विक्टर ने कहा, तुम्हारा क्या पता कि अगर तुम फरार होते हुए पकड़े गए तो मेरा नाम ले दो कि मुझे विक्टर ने फार्मूला बताया था। ये लोग तो मुझे उसी वक्त शूट कर देंगे। इमरान ने कहा, मैं मुसलमान हूँ और एक खुदा पर ईमान रखता हूँ। मैं उसी एक खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर फरार की कोशिश करते हुए मैं पकड़ा गया तो खा ये लोग मेरे जिस्म के टुकड़े कर दें, मेरी जबान पर आपका नाम नहीं आएगा। इससे ज्यादा मैं आपको किसी तरह यकीन नहीं दिला सकता। बूढ़े कैदी ने इमरान से कहा, उठकर खड़े हो जाओ, जरा टहलते हैं। दोनों कैदी खड़े हो गए और सहन में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर टहलने लगे। बूढ़े कैदी ने कहा, मुझे तुम पर यकीन आ गया है। सुनो, अब मैं तुम्हें वो फार्मूला बताता हूँ जिसकी मदद से तुम शार्क मछलियों और मगरमच्छों से बच सकोगे। धर्मपन नाम का एक बूढ़ा यहाँ जेल का पुराना बावर्ची है। वो किसी जमाने में इस इलाके का बड़ा मशहूर डाकू हुआ करता था। हुकूमत ने उसे पकड़कर इस जेल में बंद कर दिया। धर्मपन ने यहाँ से फरार होने का मंसूबा बनाया। उसने आधी जिंदगी केरल के जंगलों में गुजारी थी। उसे एक जोगी ने बताया था कि अगर आदमी शार्क और मगरमच्छ की चर्बी का तेल बनाकर अपने जिस्म पर उसकी मालिश कर ले तो उसकी बू की वजह से शार्क और मगरमच्छ उसके नजदीक नहीं फटकते। तेल की तेज बू महसूस करते ही उस आदमी से दूर भाग जाते हैं। मगर धर्मपन को वो तेल इस्तेमाल करने का मौका ही न मिला और 2 साल बाद ही अदालत ने उसकी बाकी सजा माफ कर दी, लेकिन उसका जी जेल में लग गया था। चुनाचे उसे बतौर बावर्ची के जेल की रसोई में मुलाजिम रख लिया गया। उसे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। वो रोज सुबह स्टीमर पर आता है और शाम को वापस अपने घर चला जाता है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। जेल वालों की जानिब से उसे बड़ी सहूलतें मयस्सर हैं। वो मेरा दोस्त बन गया है। ये तेल अब भी उसके पास है। मैं उसे तेल किसी बहाने से ले आऊंगा। अगर तुम फांसी की कोठरी से निकल सकते हो तो उसके बाद वो तेल अपने बदन पर मलकर समंदर में उतर जाना और समंदर पार करके फरार हो जाना। इतना मुझे यकीन है कि तेल की वजह से आदमखोर शार्क और मगरमच्छ तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। वैसे तुम समंदर में उतरने के बाद देख लेना, अगर कोई शार्क तुमसे भाग गई तो समझ लेना कि ये फार्मूला कामयाब हो गया है। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? इमरान ने कहा, इस फांसी घर में रहकर सिसक सिसक कर मरने से बेहतर है कि मैं इस फार्मूले को आजमाने की कोशिश करूं। अगर शार्क ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं समंदर से बाहर निकल आऊंगा। उसके बाद फरार का कोई दूसरा मंसूबा सोचूंगा। बूढ़े कैदी ने इमरान से पूछा, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी कोठरी से कैसे निकलोगे। हो सकता है मैं तुम्हें कोई मुफीद मशवरा दे सकूं। इमरान ने बूढ़े विक्टर को अपना खैर खां पाकर सब कुछ बता दिया कि उसने कोठरी की दीवार में सुराख कर लिया है और वो उसे चौड़ा करके वहां से बाहर निकल जाएगा। इमरान ने पूछा, क्या आपको मालूम है कि कोठरी की दीवार के पीछे क्या है? बूढ़े विक्टर ने कहा, अगर तुम दीवार के शगाफ में से निकलने में कामयाब हो गए तो तुम्हें वहाँ बहुत से पाइप एक दूसरे के करीब से गुजरते मिलेंगे। उनके दरमियान में एक सबसे बड़ा सीमेंट का पाइप है जिसमें से जेल का गंदा पानी समंदर में जाकर गिरता है। उस पाइप में 20 फुट के फासले पर एक गोल ढक्कन लगा हुआ है। तुम उस ढक्कन को खोलकर पाइप में उतर जाना। वो पाइप तुम्हें खाड़ी के समंदर में पहुंचा देगा। इतने में सीटियां बजने लगी। कैदियों के टहलने का वक्त खत्म हो गया था। इमरान बूढ़े कैदी को खुदा हाफिज कहकर अपनी कोठरी में वापस आ गया। जाते हुए बूढ़े विक्टर ने इमरान से कहा, मैं फार्मूले वाले तेल को धर्मपन से किसी न किसी बहाने से हासिल करने की कोशिश करूंगा। इमरान को उम्मीद की किरण नजर आने लगी। वो इस मनहूस जिंदा लोगों के कब्रिस्तान से आजाद हो सकता था। इमरान इन दोनों चीजों से काम ले सकता था। उस रात उस पर तशद्दुद न किया गया। कोई उससे पूछगिछ करने भी न आया। दूसरे दिन जेल के सहन में बूढ़े विक्टर से मुलाकात हुई तो वो कहने लगा, मैंने आज धर्मपन से मगरमच्छ के तेल के बारे में बात की थी। तेल उसके पास मौजूद है मगर उसने उसे घर पर रखा हुआ है। उसने वादा किया है कि वो कल अपने साथ ये तेल लेता आएगा।
इमरान ने कहा, उसने ये नहीं पूछा कि आपको उस तेल की जरूरत कैसे पड़ गई। बूढ़ा विक्टर बोला, उसको तुम छोड़ो, बहरहाल उसे ये नहीं मालूम हुआ कि कोई कैदी इस जेल से भाग रहा है। वो दिन भी गुजर गया, रात भी गुजर गई। इंटेलिजेंस वालों ने भी शायद उसे 1-2 दिन की मोहलत दे दी थी। उन्होंने भी दूसरे रोज पूछगिछ न की। दूसरे रोज इमरान दूसरे कैदियों के साथ कतार बनाकर टहलने के वास्ते जेल के सहन में आया तो बूढ़ा कैदी विक्टर वहां मौजूद था और एक तरफ अकेला चहलकदमी कर रहा था। कुछ देर टहलना बहुत जरूरी था। उसके बाद जब दूसरे कैदी भी थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गए तो इमरान भी दीवार के पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बूढ़ा विक्टर भी उसके पास आ गया। इससे पहले कि इमरान उससे तेल के बारे में पूछता, बूढ़े विक्टर ने सामने की तरफ देखते हुए इमरान से कहा, तुम्हारा तेल मेरे पास मौजूद है। उसने कमीज की जेब में हाथ डालकर नीले रंग की एक छोटी सी शीशी निकालकर आहिस्ता से इमरान की तरफ खिसका दी। इमरान ने ये तसल्ली कर लेने के बाद कि कोई सिपाही उनकी तरफ नहीं देख रहा, शीशी उठाकर अपनी जेब में रख ली। बूढ़ा विक्टर बोला, ये असल में मगरमच्छों और शार्क की चर्बी है जिसे पिघला दिया गया है। ये काफी गाढ़ी है, तुम्हारे पूरे जिस्म के लिए ये काफी होगी। इसे अपने जिस्म पर अच्छी तरह से मालिश करने के बाद बेशक कपड़े पहन लेना, इसकी तासीर और बू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान ने आहिस्ता से बूढ़े विक्टर का शुक्रिया अदा किया। फिर विक्टर ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने आज रात फरार होने का फैसला कर लिया है? इमरान बोला, अभी तक तो यही फैसला किया है, आगे खुदा को जो मंजूर हो। बूढ़े विक्टर ने कहा, आजकल चांदनी रातें नहीं हैं, अंधेरी रात में तुम समंदरी खाड़ी से निकल जाओगे, तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। रात को किसी किसी वक्त मचान से समंदर पर सर्च लाइट की रोशनी घुमाई जाती है, उसका ख्याल रखना। रोशनी का दायरा तुम्हारी तरफ आए तो पानी में डुबकी लगा देना। इमरान बोला, अगर मैं सही सालिम दूसरे किनारे पर पहुंच गया तो आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बूढ़े विक्टर ने कहा, इसमें एहसान वगैरह की कोई बात नहीं। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? तुम फरार होने के बाद किस तरफ जाओगे? इमरान बोला, मैं दिल्ली वापस जाना चाहता हूँ। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास टिकट के पैसे हैं? इमरान ने कहा, मेरे पास सिर्फ एक 100 रुपए का नोट है जो मैंने अपनी पतलून की खुफिया जेब में छुपा कर रखा हुआ है। बूढ़ा विक्टर बोला, ठीक है। फिर उसने इमरान को बताया कि खाड़ी के दूसरे किनारे पर एक जगह नारियल के बहुत से दरख्त साथ साथ खड़े हैं। उनके करीब से एक छोटी सी सड़क बालघाट के रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है। ये सड़क एक घने जंगल में से गुजरती है और रास्ते में एक दरिया का पुल भी उबूर करना पड़ता है। उसने कहा, जब तुम दरिया का पुल उबूर कर लोगे तो तुम्हें दूर रेलवे स्टेशन की रोशनियां नजर आएंगी। ये पालघाट का स्टेशन होगा। वहां से तुम्हें बेंगलोर, हैदराबाद, दक्कन या बेंगलोर, शोलापुर और बम्बई जाने वाली कोई न कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। शुमाल की तरफ जाने वाली कोई गाड़ी मिले तो उसमें बैठ जाना, ताकि तुम जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से निकल जाओ, क्योंकि जिस वक्त यहाँ के लोगों को तुम्हारे फरार का इल्म हो गया, पुलिस उसी वक्त रेलवे स्टेशन को घेरे में लेकर तलाशियां शुरू कर देगी। इमरान ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। अगरचे इमरान ने उसी रात फरार होने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसे यकीन नहीं आता था कि वो रात को वहां से भाग रहा है। इसकी वजह ये थी कि वहां सिक्योरिटी इस कदर सख्त थी कि कोई कैदी फरार का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इमरान फैसला कर चुका था। शाम के वक्त वो कोठरी में पत्थर के बेंच पर लेटा अपने फरार के मंसूबे के बारे में ही सोच रहा था। फरार का सिर्फ एक ही मरहला बड़ा खतरनाक था और ये मरहला खाड़ी के समंदर को तैर कर पार करने का मरहला था। अगरचे कमांडो इमरान बड़ा अच्छा तैराक था और फौज में कई मेडल हासिल कर चुका था, लेकिन उसे इस एक ख्याल से खौफ सा महसूस हो रहा था कि अगर ऐन वक्त पर तेल धोखा दे गया और उसकी तेज बू का खूंखार शार्क मछलियों और आदमखोर मगरमच्छों पर कोई असर न हुआ तो फिर क्या होगा। लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। उसे ये खतरा मोल लेना ही था। तेल की शीशी उसने लेटरीन की 4 फुट ऊंची दीवार के पीछे कमोड के पास छुपा कर रख दी। वो दुआ मांगने लगा कि रात को पुछगिछ करने के लिए कोई ना आ जाए। ऐसी सूरत में वो रात को फरार नहीं हो सकता था। खुदा का बड़ा करम हुआ, उस रात भी पुछगिछ करने कोई ना आया। रात को एक जमादार उसे बासी रोटी और दाल देकर चला गया। उसने खा पी कर बर्तन दरवाजे की सलाखों के पास रख दिए, जहां से सुबह जमादार ने उठा कर ले जाने थे। उसके पास सिर्फ 1.25 घंटा था, यानी आधी रात के बाद, जब नीली पोश पहरेदार सिपाही ड्यूटी ऑफ करके चला जाता था और उसकी जगह दूसरा सिपाही ड्यूटी पर आता था। ड्यूटी की बदली में 1.25 घंटे का वक्फा मिलता था, जब राहदारी में कोई पहरेदार नहीं होता था। इस वक्फे के दौरान इमरान को दीवार में इतना शगाफ बनाना था कि वो उसमें से गुजर सके। एक ईंट उसने पहले से उखाड़ रखी थी, दूसरी ईंट अपनी जगह से हिली हुई थी। उस ईंट को धकेल कर दूसरी तरफ गिराना था और उसके बाद सुराख को एक आदमी के गुजरने के बराबर चौड़ा करना था। नींद उसे नहीं आ रही थी। नीली पोश सिपाही राहदारी में टहल रहा था। उसकी कोठरी के सामने से गुजरते हुए वो अंदर झांक कर इमरान को बेंच पर सोए हुए देख जाता, मगर इमरान सोया हुआ नहीं था, वो जाग रहा था। उसे आधी रात के गुजरने का इंतजार था। घड़ी उसके पास नहीं थी।
उसे सिर्फ अंदाजे से काम लेना था। हर 3-4 मिनट के बाद गार्ड उसकी कोठरी के सामने से गुजरता। जब एक बार वो उसकी कोठरी के सामने से गुजरने के बाद 10-12 मिनट तक वापस ना आया तो इमरान समझ गया कि रात आधी गुजर गई है और गार्ड की बदली का टाइम हो गया है। उसने मजीद 2 मिनट इंतजार किया। जब इस दौरान भी सिपाही राहदारी में नमूदार न हुआ तो वो आहिस्ता से उठा और कमोड के पास आकर अंधेरे में बैठ गया। उसने बड़ी एहतियात से दीवार की ईंट उतार कर नीचे रख दी, फिर दीवार के सुराख में हाथ डाला, दूसरी ईंट को धकेल कर दूसरी तरफ गिरा दिया। ईंट के दूसरी तरफ गिरने की हल्की सी आवाज आई। इमरान जल्दी से उठा और बेंच पर आकर लेट गया, इस ख्याल से कि अगर ईंट के गिरने की आवाज सुनकर कोई सिपाही उस तरफ आए तो वो उसे बेंच पर सोया हुआ देखकर गुजर जाए और उस पर शक न करे। 2 मिनट तक जब कोई वापस न आया तो इमरान उठकर कमोड के पास आकर बैठ गया और उसने सुराख में हाथ डालकर ईंटों को बड़ी एहतियात के साथ हिलाना शुरू किया। ये दीवारें पहले ही से बोसीदा और खस्ता हाल हो चुकी थीं। जरा सी कोशिश के बाद ईंटों ने उखड़ना शुरू कर दिया। इमरान एक एक ईंट को उखाड़ता और उसे बड़ी एहतियात के साथ पकड़कर अंदर की तरफ लाकर कमोड के पास रखता जाता। 10-15 मिनट के अंदर दीवार में इतना शगाफ पैदा हो गया कि वो उसमें से गुजर सकता था। अब उस शगाफ में से गुजरने का मरहला आ गया। इमरान को इस किस्म के एडवेंचर्स की बाकायदा तरबियत मिल चुकी थी। बजाय सर की तरफ से सुराख में दाखिल होने के उसने पहले टांगें सुराख में दाखिल की। वो औंधा हो गया था। जिस तरह कछुआ उल्टा चलता है बिल्कुल उसी तरह इमरान दीवार के शिगाफ में अपनी टांगें दाखिल करता गया, यहाँ तक कि उसकी टांगें शिगाफ के बाहर चली गईं। अब वो पंजों के बल पीछे की तरफ खिसकने लगा। जब उसकी टांगें घुटनों तक दीवार की दूसरी तरफ निकल गईं तो उसने दोनों टांगों को दूसरी जानिब दीवार के साथ लगाया और अपने पांव के पंजों से दीवार में कोई ऐसी जगह टटोलने लगा जहां वो अपने दोनों पंजे टिका सके। थोड़ी सी कोशिश के बाद उसे दीवार में पंजे टिकाने की जगह मिल गई। वो उल्टे चलते केकड़े की तरह दीवार के सुराख में से गुजर गया और जब उसका पूरा जिस्म सुराख में से निकल गया तो उसने दोनों हाथों से सुराख के किनारों को मजबूती से पकड़ लिया और नीचे निगाह डाली। नीचे घुप अंधेरा था और किसी जगह से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। दीवार की ईंटों में पांव के पंजे दबाए और हाथों से शिगाफ के किनारों को मजबूती से पकड़े वो दीवार के साथ चिमटा हुआ गर्दन जरा सी नीचे मोड़कर अंधेरे में देख रहा था। उसे यकीन था कि ये जेल की पहली मंजिल ही है और नीचे ज्यादा गहराई नहीं होगी। फिर भी वो हाथ छोड़कर नीचे छलांग लगाने से उस वक्त तक गुरेज करना चाहता था जब तक कि अंधेरे में उसे नीचे जमीन या कोई चीज दिखाई न दे। वो अंधेरे में आंखें खोल खोल कर देखने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसके हाथ थक गए। जब उसके हाथों की गिरफ्त में शिगाफ के किनारे को मजीद पकड़े रखने की ताकत न रही तो इमरान ने अल्लाह का नाम लेकर हाथ छोड़ दिए। उसूल के मुताबिक गिरने से पहले उसने अपनी टांगों को थोड़ा पीछे की जानिब झकोला दे दिया। वो ऐसा न करता तो वो पीठ के बल नीचे गिरता और उसके सर का पिछला हिस्सा नीचे किसी चीज से टकरा जाता। पांव को पीछे झुलाकर गिरने से ऐसा हुआ कि वो हाथों के बल जमीन पर गिरा। उसकी खुशकिस्मती थी कि जमीन का फासला ज्यादा नहीं था, यही कोई 10-11 फुट होगा। फिर भी वो थोड़ा सा पीठ के बल गिरा। जिस जगह वो गिरा वहां चीथड़ों का ढेर लगा हुआ था। उसे कोई चोट वगैरह ना आई। आदमी सामने की तरफ से छलांग लगाए तो आसानी होती है, लेकिन पीठ के बल नीचे गिरने में खतरा होता है कि कहीं खोपड़ी का पिछला हिस्सा फर्श से न टकरा जाए। ये गंदे मंदे कपड़ों के चीथड़ों का ढेर था। इमरान जल्दी से उठा और उसने अंधेरे में देखा। उसे चीजें धुंधली धुंधली दिखाई दी। चीथड़ों के ढेर के करीब से 6-7 पाइप फर्श पर से गुजर रहे थे। वो उनके करीब आ गया। उनमें एक पाइप बहुत बड़ा था, उसका 3-3.5 फुट का कुत्र होगा। बूढ़े कैदी विक्टर ने कहा था कि तुम उस पाइप के अंदर दाखिल हो जाना। ये गंदे पानी का पाइप है जिसमें से गंदा पानी आगे जाकर समंदर में गिरता है। इमरान झुककर बड़े पाइप के साथ साथ चलता गया। 15-20 कदम चलने के बाद उसने देखा कि पाइप के ऊपर एक गोल ढक्कन लगा हुआ था। उस जगह से इमरान को पाइप के अंदर दाखिल होना था। वो ढक्कन के पास पाइप के ऊपर बैठ गया और दोनों हाथों से लोहे के ढक्कन को खोलने की कोशिश शुरू कर दी। ये बड़ा जान जोखों का काम था। उसे ये एहतियात भी करनी पड़ रही थी कि आवाज पैदा न हो। किसी तरफ कहीं ऊपर से पानी गिर रहा था जिसकी आवाज आ रही थी। उसके सिवा वहां गहरी खामोशी छाई हुई थी। पाइप का ढक्कन लोहे का था और उसके ऊपर दरमियान में एक कुंडा लगा हुआ था। ये कुंडा ऊपर नहीं उठ रहा था, वो जाम हो गया था। इमरान पूरा जोर लगा रहा था और वक्त गुजरता जा रहा था। इस दौरान अगर दूसरा गार्ड ऊपर अपनी ड्यूटी पर आ गया था तो उसका सारा मंसूबा खाक में मिल सकता था और उसके बाद शायद उसे कभी वहां से फरार होने का मौका न मिल सकता। इमरान ने पूरा जोर लगा दिया। आखिर ढक्कन में जरा सी हरकत पैदा हो गई। बस उसके थोड़ा से खिसकने की जरूरत थी। उसके बाद ढक्कन 2-3 बार कोशिश करने से ऊपर को उठ गया। पाइप के अंदर से नागवार बू का भपका सा बाहर को निकला। इमरान ने ढक्कन वाले किनारे को दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी टांगें पाइप के अंदर कर लीं। उसके पांव पाइप में बहते पानी से टकराए
उसने पाइप के ढक्कन को बाहर ही रहने दिया और हाथों को छोड़ दिया। अब वो पाइप के अंदर था। पाइप काफी कुशादा था। गंदा पानी इमरान की पिंडलियों तक ही आता था। उसने दोनों हाथ पाइप की दीवार से लगाए और आहिस्ता आहिस्ता पाइप में आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो घुप अंधेरे में चलता गया। एक जगह पाइप मुड़ गया, फिर सीधा हो गया। बू की वजह से इमरान का सांस किसी वक्त जैसे घुटने लगता, लेकिन उसे रुकना नहीं था। ये सब कुछ बर्दाश्त करना था और चलते जाना था। काफी देर तक चलने के बाद पाइप में सामने की जानिब से ताजा हवा का एक झोंका उसे छू कर गुजर गया। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया। पाइप खत्म हो रहा था और उसका वो दहाना करीब आ रहा था जहां से पाइप का गंदा पानी समंदर में गिरता है। शार्क मछली और मगरमच्छ के तेल की शीशी इमरान ने अपनी जेब में संभाल कर रखी हुई थी। सामने से ताजा हवा के झोंकों में इजाफा हो गया। आखिर पाइप खत्म हो गया और इमरान उस जगह पर आ गया जहां से पानी नीचे खाड़ी के एक गड्ढे में गिर रहा था। इमरान ने गड्ढे में छलांग लगा दी और फौरन तैर कर गड्ढे से बाहर किनारे पर आ गया। उसने ऊपर की जानिब देखा। ऊपर आसमान पर सितारे चमक रहे थे। उसके सामने समंदर की 1 मील लंबी खाड़ी थी जिसके दूसरे किनारे पर दूर धुंधली धुंधली रोशनियां टिमटिमा रही थी। इमरान ने सारे कपड़े उतार दिए और जिस्म पर तेल की मालिश करने लगा। तेल की बू वाकई ऐसी थी कि कोई जानवर तो क्या, इंसान भी उसके करीब नहीं आ सकता था। सख्त नागवार बू थी। उसने जल्दी जल्दी शीशी का सारा तेल अपने जिस्म पर मल लिया, फिर अपनी बोसीदा पतलून और कमीज पहन ली और चप्पल उतार कर पतलून की जेबों में ठूस ली। अब वो समंदर में छलांग लगाने के लिए तैयार थे। अंधेरी रात में समंदर की खाड़ी बड़ा डरावना मंजर पेश कर रही थी। इस लिहाज से ये मंजर इमरान को और भी दहशतजदा लग रहा था कि उस समंदर में आदमखोर मगरमच्छ और आदमी की तिक्का बोटी कर देने वाली खूनी शार्कें उसका इंतजार कर रही हैं। अगर देखा जाए तो महज जिस्म पर तेल की मालिश करने से ये सोचना कि शार्कें और मगरमच्छ उसके करीब नहीं आएंगे एक ऐसी बात थी जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता था। लेकिन बूढ़े विक्टर को बावर्ची धर्मपन ने यकीन दिलाया था कि उस तेल की नागवार बू महसूस करते ही शार्क मछलियां और मगरमच्छ आदमी से दूर भाग जाते हैं। इमरान को महज एक सुनी सुनाई बात पर एतबार करके उस मौत के समंदर में उतरना था। वो भी आखिर इंसान है। ख्याल आ ही जाता है कि कहीं तेल धोखा न दे जाए। इमरान को भी यही ख्याल परेशान कर रहा था कि अगर बावर्ची धर्मपन का दावा गलत साबित हो गया तो थोड़ी देर के बाद शार्क मछलियों और मगरमच्छों के पेट में होगा। लेकिन उसे हर हालत में समंदर में उतरना था। इमरान ने आंखें बंद करके खुदा को याद किया। उसके हुजूर अपनी जिंदगी की दुआ मांगी और कहा कि या अल्लाह, तू ही सबसे आला और बरतर हिफाजत करने वाला है, मेरी हिफाजत फरमा। ये दुआ मांगने के बाद इमरान में एक खुद एतमादी सी आ गई और उसने समंदर में छलांग लगा दी। समंदर में उतरते ही इमरान ने अल्लाह के भरोसे पर खाड़ी के समंदर के उस किनारे की तरफ तैरना शुरू कर दिया जिस तरफ दूर रोशनियां टिमटिमाती नजर आ रही थी। वो बड़ा अच्छा तैराक था और मील 2 मील तक तैरना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन उसे हर लम्हा ये डर लगा था कि कहीं किसी जानिब से या नीचे से कोई शार्क मछली हमला न कर दे या पीछे से कोई मगरमच्छ आकर उसकी टांगों से न पकड़ ले। शार्क मछली और मगरमच्छ के दांत इतने नोकीले और लंबे और तेज होते हैं कि उनकी गिरफ्त में आया हुआ आदमी बच नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।